उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। भारत के स्वाधीनता के संग्राम में जो आज सत्ता दल में बैठे हैं उनका दूर दूर तक के कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जिस तरह से वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि संविधान भी उन्होंने ही बनाया, भारत की आज़ादी भी उन्होंने ही हासिल करी। मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए कुछ अच्छे बोल उन्होंने यहाँ पर किए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि सरदार पटेल का नाम भी यहाँ पर बड़े सम्मानजनक तरीके से सत्ता दल के साथियों ने यहाँ पर लेने का काम किया। लेकिन मुझे इस बात की हैरत हुई कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में जब उन्होंने अपनी बात कही, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे जिस ढंग से हरदीप पुरी जी ने अपनी बात कही, उससे मुझे इस बात की हैरत हुई कि नेहरू जी के बारे में इतनी घृणा और इतने द्वेष भरे विचार सत्ता दल में क्यों इस तरह से नजर आते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ा अपराध किया था कि स्वाधीनता के संग्राम में उन्होंने 9 साल से अधिक का समय भारत की जेलों में काटा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि 1929 को लाहौर में रावी के तट पर उन्होंने रात के अंधेरे में भारत का ध्वज वहां पे लहराया और इस बात का ऐलान किया कि अब हम पूर्ण स्वराज के लिए तैयार है, अब हमारा संघर्ष पूर्ण स्वराज हासिल किए बगैर रुकेगा नहीं? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था कि यहीं बगल में सेंट्रल हॉल में उन्होंने 13 दिसंबर 1946 का संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव्स का रेजोल्यूशन रखा? क्या जवाहरलाल नेहरू का यह अपराध था क्या कि भारत के निर्माण में, एक आधुनिक भारत के निर्माण में उन्होंने नींव रखी? मैं समझता हूं ये सारा द्वेष, ये सारी नफरत जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति वो इसलिए है क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू पाकिस्तान निर्माण करने के पक्षधर थे, जिसके खिलाफ में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। क्या ये कभी हिंदुस्तान भूल सकता है? क्या कभी हिंदुस्तान ये भूल सकता है कि विभाजन के दिनों में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, 60 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए, लेकिन वहां पर देश के प्रधानमंत्री प्रथम अपने तमाम साथियों के साथ, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम साथियों के साथ भारत में शांति बनाने का काम कर रहे थे। 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको भारत के साथ जोड़ना था। कश्मीर के क्या हालात थे? यहां पर हरदीप पुरी जी जिस तरह से बात कर रहे, ऐसा लगता है इतिहास से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। कश्मीर के हालात चिंताजनक हो गए थे और ऐसे हालात में जवाहरलाल नेहरू और देश की पहली सरकार ने जो फैसले किए, मैं समझता हूं कि बड़े सम्मान से हमने उनकी यहां पर याद करने की आवश्यकता है। लेकिन सत्ता दल से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना मैं नहीं समझता हूं कि मुनासिब होगा। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 70 रजवाड़ों के और 208 ये कांग्रेस पार्टी के। बचे 21 सदस्य या अन्य दूसरे दलों के थे, जिसमें सीपीआई भी था और जिसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में आए थे और संविधान सभा में आने के बाद कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में पूर्ण बहुमत रहने के बाद, स्वाधीनता के आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद जिस तरह की स्थिति थी, उस समय संविधान सभा ने यह फैसला किया कि हम बहुमत और अल्पमत देखेंगे नहीं,
हम ये देखेंगे कि किसमें क्या काबिलियत है और हिंदुस्तान के निर्माण में हम उनका पूरा का पूरा उपयोग करेंगे। जब 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की घोषणा हुई तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के एकमात्र सदस्य वहां पर उस समिति के अध्यक्ष करके चुने जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में हुए संविधान पर जो बहस चली थी उसका जवाब देते हुए कहते कि संविधान सभा में आने के पीछे मेरा बड़ा मर्यादित उद्देश्य था और वो उद्देश्य था कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के अधिकारों की मैं रक्षा करूं। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति पर मुझे सदस्य करके चुना गया और मुझे तब और भी आश्चर्य हुआ जब मसौदा समिति का मुझे अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहब अंबेडकर के ये बोल है। बाबा साहब अंबेडकर की जो क्षमता थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो विद्वत्ता थी, जो पूरे दुनिया भर का ज्ञान उन्हें प्राप्त था और एक समाज के किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति को जिन्होंने अपने काबिलियत से दुनिया में नाम कमाया था, उसका उपयोग हमारे संविधान बनाने में संविधान सभा ने पूरी तरह से किया। अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेज कहते थे कि हिंदुस्तान राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुस्तान ये एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, ये कभी राष्ट्र नहीं बन सकता। इतनी भाषा है, इतनी रीति रिवाज, इतने धर्म, लेकिन हमारा स्वाधीनता आंदोलन ये इंक्लूसिव था, ये सेकुलर था, ये प्रो पुअर था। ये आंदोलन तमाम लोगों को साथ में लेकर हिंदुस्तान के निर्माण के काम में लगा था। कोई ऑर्डर नहीं। Made a speech, nobody can interrupt. Point of order. This is made a speech, nobody can interrupt. Mr. Jangra, this is his maiden speech. Madam, ये made a speech है. This is his maiden क्या point speech. of order है? Maiden. He's speaking. His maiden speech. बोलिए बोलिए। ये जो सूचना दे रहे हैं गुप्ता जी, बोलने दीजिए, वो उनका उनकी मेडन स्पीच है। मैडम, आप made उसके a बाद speech बोल के अंदर interrupt आप उसके बाद बोल दीजिए। Made a speech में interrupt आप इसके बाद बोलिएगा। उनकी पहली स्पीच है, आप उसके बाद बोल दीजिए। आप मेडन स्पीच के उठा रखी है आपने उसको